खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं पछवादून की खबरों का। हम आपको बता दें कि आज कृषि अनुसंधान केंद्र ढकरानी में एक मधुमक्खी पालन के जो वर्कर हैं उनका एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन में जो भी किसान इसमें कार्य कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस 7 दिन में एक ट्रेनिंग कैंप चला। 7 दिन के ट्रेनिंग कैंप में 30 बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और 30 बच्चों ने वहाँ पर जो है उस मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। हम आपको बता दें कि आखिरकार मधुमक्खी पालन है क्या। मधुमक्खी पालन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। वो अपने घर के आंगन में, अपने घर की छत पर या अपने आसपास मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं उनको लगाकर उससे अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मधुमक्खी काटती है। मधुमक्खी का डंक जो है वो हमको बहुत तड़पाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मधुमक्खी के डंक में है जो आप नहीं जानते। मधुमक्खी का डंक और मधुमक्खी का जो जहर है वो 1 ग्राम की कीमत 1800 रुपये है। जी हाँ, आपने सुना कि 1 ग्राम की कीमत 1800 रुपये। मधुमक्खी के डंक की कीमत जो जहर है उसकी कीमत 1800 रुपये है। और ये यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर देश विदेश में इसकी बहुत डिमांड है। क्योंकि हम आपको बता दें कि आखिरकार जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनके जॉइंट पेन हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो एथराइटिस से परेशान हैं, तो उनके लिए इस डंक से, इस मधुमक्खी के जहर से दवाई तैयार की जाती है और उस दवाई का बहुत बढ़िया असर होता है। जबकि हम आपको बता दें कि चाइना, अन्य देशों में तो जो है जो मधुमक्खी है उससे एथराइटिस का और इसका इलाज भी किया जाता है, उससे थेरेपी की जाती है। लेकिन हमारे देश में अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन भारत सरकार ने इसकी अब इजाज़त दी है और मधुमक्खी से थेरेपी कर जो लोग एथराइटिस से परेशान हैं उनको जो है इसका इलाज मुहैया करा सकते हैं। उससे उनको इलाज मिल सकता है और अच्छे खासी उनकी बीमारी को दुरुस्त किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है कि वो कैसे मधुमक्खी पालन को कर पाएंगे और कैसे अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे। तो ये सभी जानकारी जो है आज ढकरानी अनुसंधान केंद्र में डॉक्टरों के द्वारा दी गई। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह की विकासनगर से ये खास रिपोर्ट। इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है प्लेट का। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताते रहो। मैं बताता हूँ। ये बीवेनम कलेक्टर है। और जैसे कई बार आदमी में बुढ़ापे में अर्थराइटिस होता है तो जोड़ों का दर्द होता है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया दवाई होती है वो मधुमक्खी के डंक के जहर से ही बनाई जाती है। चाइना में, थाईलैंड में तो एपीथेरेपी सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ भी नेशनल एंड बी कीपिंग एंड हनी मिशन में भारत सरकार ने अलाउ किया है कि आप एपीथेरेपी सेंटर्स खोल सकते हैं और उसके लिए 5 लाख रुपए तक का फंड का भी प्रावधान है। तो यहाँ भी एपीथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं। उसका क्या है कि मधुमक्खी को जो डंक का जहर होता है ये आदमी के लिए बहुत फायदेमंद होता है और दुनिया में अगर अर्थराइटिस की कोई दवाई है तो वो मधुमक्खियों के डंक के जहर से ही बनाई जाती है। लेकिन उसके लिए समस्या ये थी कि मधुमक्खी काटने के बाद मर जाती है, तो किसी जीव को मार के उसकी हत्या करके कोई भी, चाहे वो मृत है, उसको लेना पाप है। तो इसलिए ये डिजाइन किया गया ऑपरेटर्स। इसमें मधुमक्खियों को कोई हार्म नहीं पहुंचता है और उसके डंक का जहर हम ले सकते हैं। जो हमारा हाइव होता है इसको उसके गेट के ऊपर लगाते हैं। इसमें हल्की सी एक ऐसी आवाज़ आती है तो मधुमक्खियों को ये होता है कि शत्रु है, तो वो एकदम जो डिफेंस वाली बीज हैं वो बाहर आती हैं और इसके ऊपर आकर के यहाँ स्टिंग करती हैं। तो इसमें हल्की सी बैटरी होती है, यहाँ स्टिंग करती है तो वो जो उसका जहर होता है वहाँ छोड़ देती है और डंक उसका सेफ रहता है। अगर आदमी को काटेगी तो डंक वहाँ लगा रहता है क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन्स वगैरह उलझी रहती हैं उसमें और वो मर जाती है थोड़ी देर के बाद। जब वो कांच के ऊपर स्टिंग करेगी तो केवल एसिड निकलेगा और डंक उसका सेफ रहेगा। तो एक दिन लगा करके अगर हम 40 बी हाइव के ऊपर लगाते हैं तो 1.5 ग्राम के आसपास जो मधुमक्खी के डंक का जहर है वो 1.5 ग्राम के आसपास हम 40 डब्बों से ले सकते हैं, जिसकी कीमत 1800 रुपये 1 ग्राम की होती है। 1 ग्राम। और जितने भी आपके बड़े वो हैं बहुत हाई क्वालिटी की मेडिसिन बनाते हैं फार्मेसी, वो हमारे इसके बायर हैं।
वो इसको परचेज करते हैं। तो और डायरेक्ट भी आप मधुमक्खी से अगर कटवाएं तो आपके जिस जोड़ों में दर्द होता है तो वहाँ वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। केदारनाथ में डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर एक बैच नया जो है मधुमक्खी पालन के लिए तैयार हुआ है, तो क्या लगता है कि कितनी तैयारियों से खड़ा किया है बैच को और ये किस तरह से वर्क कर पाएगा? नमस्कार। आज कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में ये 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का एक कार्यक्रम, एक शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया था। और आज इस समापन समारोह पर हमारे इसी जनपद के 30 जो नए युवक हैं, युवतियां हैं, इन्होंने इसमें प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। और ये जो ग्रुप था हमारा, ये बहुत ही विविध तरह का ग्रुप था, जिसमें बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और उनको सीखने की, जिनको जागरूक सीखने की उनको इच्छा रही ज़्यादा उनमें। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा 7 दिन में, जिस प्रशिक्षण में हमें अलग अलग तरह की गतिविधियां से बच्चों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया। किस तरह से मधुमक्खी पालन में उनको मधुमक्खियों के बॉक्स को कैसे खोलना, मधुमक्खी के छत्ते से कैसे शहद निकालना, कौन सी हमारी प्राचीन विधियां थीं और कौन से अब नए तरीके आ जाए हैं, और शहद के जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस शहद को कैसे बेचा जाए, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो शहद होते हैं उनके कौन से गुण हैं, और शहद को कैसे मिलावट से रोका जाए, कैसे शहद को पहचाना जाए कि कौन सा हमारा नकली है और कौन सा असली है। इन सभी बिंदुओं पर, और इसके अतिरिक्त हमारे जो शहद की मधुमक्खियां हैं उनके छत्ते में किस तरह की बीमारियां आती हैं, कौन से कीड़े लगते हैं, क्या रोकथाम किया जाए। डॉक्टर साहब, अगर ये क्षेत्र देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो मधुमक्खी के लिए जो सबसे बेटर फ्लावर्स है वो कौन सा है, और ज़्यादा चलने वाला यानी ज़्यादा देर तक रुकने वाला फ्लावर्स कौन सा होता है? हमारे जनपद में, देहरादून में सबसे अच्छा जो फ्लोरा है वो यूकलिप्टस हम मानते हैं, वो सबसे अच्छा फ्लोरा रहता है। उसमें बहुत देर तक जो तो मकरंद, क्योंकि मधुमक्खियां फूलों पे 2 कारणों से जाती है, एक मकरंद होता है, दूसरा उनका पोलन होता है, जो दोनों चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो और ख़ासकर हमारे जनपद में यहाँ पे लीची के बाग हैं, उसमें भी मधुमक्खियां विजिट करती है, भ्रमण करती है, वहाँ से शहद को इकट्ठा करती है। और दूसरा जो स्थानीय फ्लोरा है, जो हमारे गांव हैं, गांव के आसपास का जो फ्लोरा रहता है, बड़ा उपयुक्त पाया गया है, जहां से मधुमक्खियां मकरंद, जिसको नेक्टर होता है, जो शहद जिसे बनता है, दूसरा पोलन होता है जो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट, दोनों चीज़ों की प्रतिपूर्ति होती है। और ये हमारे जो फुटेल्स में ज़्यादातर 4 से 5 महीने में ही मधुमक्खियों की हम कमर्शियल लेवल पे हम पैदावार के लिए हम कहते हैं। बाकी अन्य दूसरे जो सर्दियों के महीनों में हमें मधुमक्खियों को शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो कमर्शियल लेवल पे पूरी नहीं हो पाती है। बरसात के मौसम में मधुमक्खियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको मरने से बचाया जाए, क्योंकि उससे फ्लावर्स बहुत कम होते हैं बरसात के मौसम में? नहीं, हमारे जनपद में बरसात के दिनों में भी अनेकों तरह के फ्लावर होते हैं। मधुमक्खियों को बारिश का मुख्यतः कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो बारिश के दिनों में उनकी फ्लाइट है वो रेस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन पूरे साल में तो मधुमक्खियां, पूरे बरसात के सीजन में मधुमक्खियां विजिट करती है, भ्रमण करती है 2-2 किलोमीटर, और लगभग ये देखा गया मधुमक्खियां 2 किलोमीटर दूर से भी मकरंद लाने में और उनके जो पोलन लाने में सक्षम होती है। और ये इसी तरह का एक मैकेनिज्म मधुमक्खियां दूसरे को भी बताती है कि वहाँ दूर हैं। तो मधुमक्खियां बरसात के दिनों में हमारे जनपद स्तर पे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती नहीं है। यहाँ पे मधुमक्खी पालन हमारा बरसात के दिनों में किया जा सकता है, लेकिन विंटर के दिनों में, जो सर्दियों में थोड़ी सी मुश्किल रहता है, फ्लावर की कमियां हो जाती है। इस वजह से हमें अपनी मधुमक्खियों को शिफ्ट भी करना पड़ता है अन्यत्र स्थानों पर। खासकर हमारा ग्रीष्मकालीन में, बसंत काल में और बरसात के दिनों में मधुमक्खियों को हमारे देहरादून में इन एंड अराउंड एरिया में हम रख सकते हैं। ठीक है सर, जानना चाहेंगे कि जो शहद उत्पादन है भारतवर्ष में काफ़ी अच्छे स्केल पे होता है, लेकिन जो मिलावट की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा यहीं पर होती हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप, और किस तरह से उससे बचना चाहिए, कैसे, क्या उसकी पहचान है? देखिए, आपने सही कहा, बिल्कुल हमारे देश में मिलावट की पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, और उसके लिए भारत सरकार तत्पर है। मैं मेंबर नेशनल बी बोर्ड अजय कुमार सैनी, इस नाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने इसमें तत्काल कदम उठाए गए, और डोमेस्टिक मार्केट में और निर्यात के लिए
एक NMR टेस्ट लागू किया गया, जिससे ये पकड़ में आता है कि जो ग्लूकोज फ्रक्टोज हनी के पार्ट होते हैं वो फैक्ट्री मेड हैं या प्लांट से आया हुआ नेचुरल रिसोर्सेज है। अब डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए भी NMR टेस्ट वो कंपलसरी कर दिया गया है, और एक्सपोर्ट के लिए तो पिछले साल ही कर दिया गया था। तो भारत सरकार ने, नेशनल बी बोर्ड ने तत्काल कदम उठाते हुए इसके ऊपर सभी जो पैकर्स हैं उनको इसके लिए कि वो NMR टेस्टेड होने के बाद ही अपने शहद को पैक करें, मार्केट करें। तो मैं समझता हूँ आने वाले इस साल में बहुत कम ये समस्या बंद हो जाएगी। लोगों में भ्रांतियां है जमने वाले शहद की और बिना जमने वाले शहद को लेकर, तो किस तरह से है, क्या है इसका प्रोसेस और किस तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जमने के हमारे देश में वास्तव में लोगों को एक जो ज्ञान है हनी के बारे में वो थोड़ा उल्टा है, और जमने के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा भ्रांति है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो असली ही हनी जमता है, नकली शहद कभी नहीं जमता है। असली हनी जमने का कारण होता है उसमें उसका FG रेशो, ग्लूकोज फ्रक्टोज रेशो, जिसके कारण हनी जमते हैं। कुछ हनी ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं जमते हैं, जैसे जामुन हनी है, आपका वन तुलसी हनी है, अरहर का हनी है, ये हनी नहीं जमते। लेकिन बाकी हनी सर्दी में अगर वो अनप्रोसेस हैं, रो हनी है, तो जम जाएंगे। प्रोसेसिंग के बाद जमने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाती है। बट जो हनी जमते हैं उसमें ये फ़र्क होता है कि अगर आप उसको धूप में रखते हैं तो वो पिघल जाएगा, और उसके बाद फ्रिज में रखते हैं तो वो फिर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइज होना कोई उसका एक दोष नहीं है, वो प्राकृतिक गुण है। तो जमे हुए हनी को कोई भी आदमी ये ना समझे कि ये खराब है। जैसे मस्टर्ड हनी है, आप निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मधुमक्खी कॉलोनी से, तो 4-5 दिन के बाद जम जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा देसी घी की तरह। उसे आप प्रोसेस करेंगे या गर्म पानी में रखेंगे, लिक्विड हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे फिर जम जाएगा। तो जमना हनी का प्राकृतिक गुण है, इसके बारे में लोगों को भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि जमने वाला हनी खराब होता है। जमने वाला हनी भी असली होता है, वो उसका प्राकृतिक गुण होता है। ठीक।